और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। वो शाम मुझे बहुत अच्छे से याद है, 31 मई 2017। मैंने उस दिन अपने कमरे की दीवार पे लिखा कि ऐ जिंदगी, ये तेरी खरोंचे मुझ पर या तू मुझे तराशने की कोशिश में है। आपकी स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर नुमाया हो रही है उसका नाम है शक्ति मोहन अवस्थी। इस आईपीएस अधिकारी का नाम अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इनके नाम से जुड़े ढेर सारे लिंक और फोटो और वीडियोस एक साथ दिखाई देने लगेंगे। मूल रूप से खीरी जिले के रहने वाले और अब लखनऊ वासी हो चुके शक्ति अवस्थी ने ये उपलब्धि अचानक से या तो रातों रात नहीं कमाई है। इसके पीछे संघर्ष की लंबी दास्तां है जिसे उन्होंने अपनी मेहनत के पसीने से लिखा है। कम उम्र में आईपीएस बने इस युवा आईपीएस की पहचान मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी होती रहती है। 24 घंटे पहले एएसपी से एडिशनल एसपी बने शक्ति ने अपने बेटर हाफ पूजा को भी आगे बढ़ने में प्रोत्साहित किया और आज वो बतौर आईएएस अधिकारी आगरा में सेवा दे रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से अपनी सेवा दे रहे शक्ति मोहन अवस्थी ने अपनी भाग दौड़ भरी दिनचर्या में से कुछ वक्त निकाला और नेशनल कवरेज के स्टूडियो में उन्होंने अपनी तैयारी से लेकर जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं पर खुलकर बात किया। साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं को कई बेहतरीन टिप्स भी दिए जिन्हें वे अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मिलिए हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में युवा आईपीएस अधिकारी शक्ति मोहन अवस्थी से। ऐ जिंदगी, ये तेरी खरोंचे हैं मुझ पर या तू मुझे तराशने की कोशिश में है। ये करीब 3-4 साल या कह लीजिए हाँ तकरीबन 4 साल पहले एक शख्स, एक लड़का जो भारत की सबसे प्रतिष्ठापरक परीक्षा यूपीएससी के इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद कुछ हल्का हताश और निराश था और उसने ये लाइनें अपने कमरे की दीवारों पर लिखी थी। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि शेर शिकार करने के लिए 2 कदम पीछे हटता है। वो उस शख्स ने अपने अंदर उसी प्रकार शक्ति का संचयन किया। उनका नाम भी है शक्ति और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है शक्ति मोहन अवस्थी साहब। आईपीएस अधिकारी हैं, झारखंड के रांची से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद के एक तहसील है गोला गोकर्णनाथ, वहाँ से बिलोंग करते हैं और अब लखनऊ में सेटल हैं। और वो उन चुनिंदा सौभाग्यशाली छात्रों में से हैं जो अपने दम पर उन 7 लाख, एक आंकड़ा कहता है कि हर साल यूपीएससी करीब 7 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से वो निकल के सामने आए और इस परीक्षा को एक नहीं 2 बार उन्होंने क्रैक किया। तो बहुत भूमिका न बनाते हुए सीधे हम शक्ति साहब से रूबरू होंगे और नया साल के साथ उनके लिए डबल बधाई, उनका प्रमोशन भी हुआ। तो सबसे पहले तो नव वर्ष मंगलमय, दूसरे आपको प्रमोशन की बधाई और हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति साहब। थैंक यू राजेश जी। शक्ति जी, जितना कुछ मैंने आपके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा है, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि कई बार बड़ा मैनिपुलेट टाइप की भी चीज़ें उसमें आ जाती है, थोड़ी जिसको कहते हैं ना बढ़ा चढ़ा के भी चीज़ें आ जाती है। अब आपके पास वक्त कम है, मैं जान रहा हूँ, और बस थोड़ा सा शुरुआत में जानना चाहेंगे हल्का सा आपका बैकग्राउंड निकल के बाहर आने की और इस यूपीएससी के इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। हु इज़ शक्ति मोहन अवस्थी? तो जैसा आपने बताया, मेरा जन्म लखीमपुर खीरी में हुआ और बचपन मेरा गोला गोकर्णनाथ तहसील है लखीमपुर खीरी जनपद में, वहाँ पे बचपन बीता मेरा। उसके बाद फिर मेरी बाकी पढ़ाई लखनऊ से, रांची से और दिल्ली से हुई। और फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली मेरे घर में दादाजी हैं जो गोला में ही नौकरी करते थे। फादर ने बहुत जगह नौकरी करी है, सीतापुर से लेके गोंडा, रायबरेली, सरकारी नौकरी, नेशनल इंश्योरेंस में नौकरी करते हैं। मदर हाउस वाइफ है। एक छोटा भाई है मेरा जो वकालत करता है और मेरी वाइफ है पूजा जो आईएएस है।
ये इस मुद्दे पर तो थोड़ा सा बाद में जाएंगे, चूंकि आपके साथ साथ उनकी भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक आपकी जो थोड़ा बहुत मैं देख रहा था, ये एज सिंपल एज दैट नहीं है कि आपने बोला आप पढ़े और निकले और आ गए। ये आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेके भी एक बड़ी कहानी है कि आप जो चाहते थे वो स्ट्रीम नहीं मिल पाया, या वो संस्थान आपको नहीं आप चूज कर पाए, ऑप्ट कर पाए। तो थोड़ा सा अपनी उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इस यूपीएससी में आने के प्रति वो क्या था, कुछ जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट, कोई चीज़ थी जिसने क्लिक किया शक्ति साहब को? क्योंकि जब इंजीनियरिंग में एडमिशन होते हैं तो रैंक के हिसाब से होते हैं, तो ब्रांच और कॉलेज रैंक के हिसाब से मिलते हैं। तो हालांकि मेरी कंप्यूटर्स में दिलचस्पी थी, मैं स्कूल में कंप्यूटर का टॉपर भी था, लेकिन किसी कारणवश मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाई और मैं सिविल इंजीनियर था। फिर मैंने सिविल की पढ़ाई करी और मेरी नौकरी सिविल इंजीनियरिंग में ही लग गई। मैंने वहाँ पे 1.5 साल नौकरी करी। मैं नौकरी विदेश में करता था। अच्छा। शाहपुर बालूजी एक जानी मानी कंपनी है सिविल इंजीनियरिंग की, तो वहाँ मैं अल्जीरिया में नौकरी करता था। फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं जब देश से बाहर जाते हैं तो लगता है कि देश के लिए हम शायद योगदान नहीं कर पा रहे। तो उसी सोच के साथ मैंने नौकरी छोड़कर वापस इंडिया में आना का सोचा। मैंने नौकरी छोड़ी वहाँ पे और अक्टूबर 2015 में, अगस्त 2014 से लेकर अक्टूबर तक 2015 तक मैंने नौकरी करी। फिर अक्टूबर में नौकरी छोड़ के मैं इंडिया आया और फिर मैं तैयारी करी। अच्छा, फाइनली वहाँ से वाइंड अप था एकदम? वाइंड अप था। मेरी जीवन में फिलॉसफी है कि कभी भी दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। तो मैं सोचा कि अब अगर तैयारी करूँगा तो केवल तैयारी ही करूँगा। इसमें मैं फिर दोनों चीज़, नौकरी और तैयारी एक साथ इतना आसानी से होना संभव नहीं है। तो मैं सोचा कि दो नाव में पैर नहीं रखूँगा और केवल तैयारी करूँगा। मैंने कोई और एग्ज़ाम दिया भी नहीं, फिर कोई भी और स्टेट सर्विस का या और भी जो एग्ज़ाम होते हैं मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने केवल सिविल सर्विसेज ही दिया और दूसरे अटेम्प्ट में मैं IRS हो गया था और तीसरे में IPS। तो ये तैयारी कहाँ से, मतलब जैसे कोचिंग किया कुछ या सब होम स्टडी ही रहा, कैसे था? कोचिंग मैंने दिल्ली में बाजीराव एंड रवि एक मशहूर कोचिंग है। हाँ, बाजीराव का नाम। तो वहाँ पे मैंने करीब 7 से 8 महीना कोचिंग करी। फिर मैंने अटेम्प्ट दिया अपना। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक पहुँच गया था मैं, पर किसी कारणवश मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। फिर मैंने एक और अटेम्प्ट दिया तो मैं IRS हो गया था। अच्छा, ये जो अटेम्प्ट आपका फेल हुआ एक तरह से कह लीजिए, उसके बाद आपने जो अटेम्प्ट दिया उसमें आपको IRS मिला था? जी। तो ये जो पहला अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ था उसकी वो कहानी है कुछ, आप बड़े थोड़े से निराश हो जाता है आदमी, तो कैसे अपने आप को फिर उसके लिए मेंटली तैयार कर पाए? क्योंकि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। मैं भी अपने पढ़ाई के समय थोड़ा पढ़ा था, कुछ दिया है मैंने भी स्टेट सर्विसेज, तो मैं आई कैन फील दैट कि वो कितना अपने आप को तैयार करने में वक्त लगता है। तो वो थोड़ा सा अगर हमारे लिए इस नई जनरेशन के लिए वो शेयर कर सकें वो बात। तो क्योंकि इंटरव्यू मैं दे चुका था और रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट आया 31 मई 2017 को, और शाम को करीब 7 बजे रिज़ल्ट आया था। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और 18 जून को, 18 दिन बाद अगला प्रीलिम भी था। मात्र 18 दिन जी। आमतौर पे लंबा गैप होता है, लेकिन उस साल नहीं था ऐसा। और 2-3 दिन तो समझने में लग जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू दे दिया, रिज़ल्ट में आपका नाम नहीं है, फिर पढ़ाई भी पूरी करनी पड़ती है क्योंकि फिर से आपको प्री देना पड़ता है, फिर से मेंस देना पड़ता है, फिर से इंटरव्यू देना पड़ता है। तो वो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये जो आपने लाइन लिखी, यही मैंने अपने कुछ दीवारों पे उस समय कुछ चीज़ें लिखी थी। मैंने अपने नंबर लिखे कि मेरे कितने नंबर आए थे, टॉपर के कितने नंबर आए थे, कितने नंबर मैं बढ़ा सकता हूँ, कहाँ पे कितना स्कोप है, अपने कमरों में लगाए। मैंने कुछ लाइनें लिखी जो मुझे उस समय लगा कि मुझे प्रोत्साहन देंगी। और फिर से हिम्मत जुटाकर मैंने 18 दिन में अगला एग्ज़ाम था तो मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया और नंबर भी मेरे अच्छे आ गए। फिर ये कौन सा साल था जिस बार आपने दोबारा 18 दिन बाद? 2017। तो फिर उस बार आपने पूरा आपका क्लियर होता चला गया? फिर से सब क्लियर हो गया। इस बार फिर से मैंने प्री दिया, फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू क्लियर हुआ, फिर IRS में हुआ। उसके बाद फिर जब मेरा IRS में क्लियर हुआ, फिर मैं सोचा कि एक बार फिर से अटेम्प्ट दे देता हूँ मैं। तो अगले दिन मेरा रिजल्ट के अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे! तो मैं और मेरे दादाजी हम लोग स्कूटी से जा रहे थे, लखनऊ की बात है वो। तो कुछ गाड़ी डिसबैलेंस हुई और हम दोनों लोग गिर गए। पीछे से फिर लोगों ने आया, मदद की, ऑटो रिक्शा वाले कई सारे लोग आए, गाड़ियाँ आई, उन्होंने उठाया हम लोग को, अस्पताल पहुँचाया। तो मेरा जो पूरे सीने में, क्योंकि मैं इसी के बल गिरा था, तो काफ़ी चोट आ गई थी। इससे उबरने में करीब 1-1.5 महीना मुझे लगा। तब तक अगला प्रीलिम आ गया।
फिर अगला प्रीलिम दिया तो लकीली वो भी निकल गया। फिर अगला तो ये IRS वाला जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया था उसके बाद ही आपका एक्सीडेंट हुआ? 27 अप्रैल को रिजल्ट आया था 2018 को, और ये 28 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और अगला जो प्रीलिम था वो था शायद 2 या 3 जून के आसपास होगा, मुझे एग्जैक्टली तो बहुत ही कम समय था। हाँ कम समय था, लेकिन इस बार क्योंकि पिछली बार एक बार हो चुका था कि सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं कहीं ना कहीं अंदर से ज़्यादा प्रिपेयर्ड था और तैयारी भी ज़्यादा कर रखी थी मैंने। तो एक्सीडेंट के बाद भी समस्या इतनी नहीं हुई मुझे। फिर मैंने फिर से मेंस दिया और फिर इंटरव्यू दिया, तो फिर IPS में मेरा हो गया। तो ये एग्जाम ईयर कौन सा था जब आप ये दिए? 18। तो जो कैडर अलॉट हुआ वो 2019, सॉरी बैच, जिसको बैच 2019 जो जिस साल भी रिजल्ट आता है, जिस साल रिजल्ट आता है उसी साल सर्विस भी ज्वाइन करते हैं हम लोग। तो जब हम बोलते हैं 19 बैच, मतलब ज्वाइनिंग ईयर सर्विस में 19 है। 2019 और एग्ज़ाम आपका 2018 था। वो सब्जेक्ट्स के बारे में अगर कुछ आप शेयर कर सकें कि क्या आपने रखा था इस, जब आपका 2018 एग्ज़ाम ईयर में क्या हुआ, प्री में मतलब ऑप्शनल क्या रखा था और क्या चीज़ें थी, थोड़ा सा उस कंपोनेंट पर अगर बात हो सके। सब्जेक्ट एक चूज़ करना होता है, तो एक सब्जेक्ट मेरा जो था वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था। रुचि मेरी थी पूरे विषय में, इसलिए मैंने सब्जेक्ट लिया और सब्जेक्ट ने मुझे हर साल ही नंबर अच्छे दिए। मेरे सारे अटेम्प्ट में नंबर अच्छे हैं। और यही सब्जेक्ट आपके पहले भी थे? पहले तीनों अटेम्प्ट में यही सब्जेक्ट थे मेरे, सभी अटेम्प्ट। हालांकि मेरी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग। बेसिकली मैं पूछना था कि आप तो बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग था, लेकिन आपने सब्जेक्ट इसका जो मुख्य वजह थी वो मेरी रुचि थी। मैंने जब इंजीनियरिंग कर ली फिर ये पाया कि मेरी रुचि जो है वो इंजीनियरिंग से ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने में। तो फिर जब मैं इतना बड़ा लाइफ का फैसला ले रहा था कि तैयारी करने का, तो मैं सोचा कि मैं वही सब्जेक्ट लूँगा जिसमें मेरी रुचि है। और फिर पॉलिटिकल साइंस, जिसका सब्जेक्ट सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है अन्य ऑप्शनल की तुलना में, उसके बावजूद मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया क्योंकि मेरी रुचि थी, और रुचि थी इसलिए मेरे नंबर भी ठीक है। आपको जाना है लखनऊ, मैं समझ रहा हूँ आपका समय, बस दो छोटे दो सवाल बस इसको वाइंड अप कर लेंगे। अब ये आपको मैंने देखा इंटरनेट पर और तमाम आपके वीडियो पड़े हैं, लोग उसको बड़ी संख्या में सुनते हैं, और आज भी देखिए एक जो फर्स्ट कहिए कि ड्रीम जॉब है ना, हम गांव में किसी को ताना मारते हैं तो कहते हैं ना कि अच्छा जो कलेक्टर बन जाओगे जानते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। आज भी फर्स्ट प्रेफरेंस आदमी वही IAS IPS उसको देखता है कि रोल मॉडल के रूप में देखता है, इसमें नो डाउट है। आपको भी बड़ी संख्या में लोग देख सुन रहे हैं। एक छोटा सा प्लॉट अगर आप बताइए, जैसे आज देते तो बड़ी संख्या में बच्चे हैं, आप उनके लिए खासकर तैयारी ओरिएंटेड अगर कोई बात कहें ये सब्जेक्ट को चुनने को लेके, कि ये भी एक हेजिटेशन होता है कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो क्या हम नॉन इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं क्या नहीं, अगर इस पर थोड़ा सा यंगस्टर्स के लिए कुछ कह सकें। सबसे पहले तो जो वैकल्पिक विषय की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा हमेशा एक ही बात सबको बोलता हूँ मैं कि जिसमें रुचि हो वो ले। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई बार जो पेपर होता है वो बहुत ही अलग सा आ जाता है, जो पैटर्न पहले चला आ रहा है उसके हिसाब से नहीं आता। कई बार तैयारी लंबी खिंच जाती है तो हम लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है रुचि। जिस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आए, जो पढ़ने में आप खुद से इंटरेस्ट से पढ़ पाएँ, तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही होता है। नंबर कैसे आ रहे हैं पिछले सालों में या टीचर कैसे हैं, ये सब क्राइटेरिया बाद में आते हैं। सबसे बड़ा क्राइटेरिया रुचि है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि ये मैराथन की तरह है, या इसमें आपको लंबा चलना पड़ता है। एग्ज़ाम ही एक साल करीब चल जाता है, तीनों उसके पहले तैयारी में एक बार असफल हैं आप तो फिर से एक साल देना पड़ता है। तो अगर रुचि है इस विषयों में, तभी ये पूरी जो जर्नी है, पूरा जो सफ़र है, यह सफलता ज़्यादा मिलने का चांस रहता है, क्योंकि आपकी रुचि होती है तो आप बोर नहीं होते पढ़ते समय भी। ये एक ऐसा एग्ज़ाम भी है जिसमें हर रोज़ सिलेबस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि रोज़ एक नया अखबार आता है तो सिलेबस बढ़, एक अखबार से तो रोज़ बढ़ता है। अगर आपकी रुचि नहीं है अखबार पढ़ने में या अखबार में जो टॉपिक आते हैं वो पढ़ने में, तो फिर या तो रुचि डेवलप करें या वही सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपको रुचि हो। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है। एक जो आप जनरल पूछ रहे हैं सामान्य तौर पे कि तैयारी में क्या क्या चीज़ को ध्यान दें, तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेटजी। और बस इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें एक खास पॉइंट ये होता है कि कितने घंटे पढ़ें, इसको भी शामिल कर लीजिएगा। हाँ आप तो स्ट्रेटजी जो होती है, जो रणनीति, मुझे लगता है किसी भी बड़े काम को करने से पहले एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए और एक अच्छी रणनीति ज़रूर होनी चाहिए।
अगर रणनीति ठीक होती है तो सफलता ज़्यादा आपको मिल जाती है, क्योंकि आप अपनी जो एनर्जी है उसे कहीं और ज़ाहिर नहीं करते। ठीक। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं। इस तैयारी में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो रिवीजन, बार बार चीज़ों को पढ़ने का। दूसरा है आंसर राइटिंग, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। करीब करीब आप मान के चलें कि 3 घंटे में 4000 वर्ड लिखने पड़ते हैं, और ऐसे 9 पेपर हैं, तो ये 5 दिन के अंदर होते हैं। तो आपको मेंस, हाँ, तो उसमें जब मेंस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पेपर से सर उठाने का समय भी नहीं होता, आप लगातार इन्वॉल्व रहते हैं 3 घंटा। पानी पीने का भी आपको याद नहीं रहेगा, इतना आप इन्वॉल्व रहते हैं पेपर में। तो एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, रिवीजन की प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस जो पिछले सालों में पेपर आते रहे उनकी प्रैक्टिस करें। तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कितने घंटे पढ़े, ये इसको लेके एक मिथ भी है तमाम कि हम 14 घंटा की, 19 घंटा की, 12 घंटा। ये जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि आपने खुद ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। कभी आप 2 घंटे पढ़ के ज़्यादा सीख लेते हैं, और कई बार 10 घंटे पढ़ के कुछ भी नहीं सीखते हैं। कई बार हम खोए रहते हैं किताबों को खोलते समय भी। तो घंटे ज़रूरी नहीं है। कई बार हम जो चीज़ 4 घंटे में पढ़ सकते हैं, कई बार 10 घंटे में भी पढ़ नहीं पाते। इसलिए आप एक टारगेट बना लें सुबह कि हमको शाम तक ये ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करे बिना सोए नहीं। जब आप इस तरह टारगेट बनाएंगे रोज़ का, तो आप पाएंगे कि कई बार वो टारगेट आपका 8 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है, कभी 4 में ख़त्म हो जाए, कभी 12 में ख़त्म होगा। तो टारगेट रखें और उसी हिसाब से आप पढ़ाई करें। हमको कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कायदे से पढ़ना है, और क्या पढ़ना है। हाँ, क्या पढ़ना है वो आप सिलेबस के हिसाब से अपना जो शेड्यूल है वो सेट डिवाइड करें। उसके बाद घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो टॉपिक ख़त्म करना है वो टॉपिक ख़त्म करें, क्योंकि घंटे पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता है। कई बार हम घंटों पढ़ के भी कुछ सीख नहीं पाते, कई बार हम 2 घंटे में सब कुछ सीख लेते हैं। तो वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितने देर में एक कोई सब्जेक्ट या टॉपिक आप उठा रहे हैं तो उसको कितनी देर में फिनिश कर। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैं ये ज़रूर करता था कि जब रात में सोने जा रहा होता तो उस समय ये सोचता था कि आज जो मैंने सोचा था पढ़ूंगा उतना पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया। अगर मैं पढ़ पाता था तो मैं संतुष्ट रहता था, अगर मैं उतना नहीं पढ़ पाया था किसी वजह से, तो मैं अगले दिन टारगेट में बढ़ा लेता था कि ये जो आज नहीं हो पाया इसको तो ख़त्म करना ही है, लेकिन जो कल ऑलरेडी पढ़ना था उसको भी ख़त्म करें। तो ऐसे कंपनसेट भी करना पड़ता है, लेकिन स्वतः मूल्यांकन एक तरह से अपना कह लीजिए कि आपने आप जो बीता 24 घंटा बीता उसमें क्या किया। तो ये जितना आपने बताया मुझे लगता है कि ये काफ़ी मतलब की पॉइंट्स हैं, अगर इस चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो लोग कर सकते हैं। 2 सेकंड लास्ट क्वेश्चन और ये ख़त्म। एक सवाल है आपकी पर्सनल ज़िंदगी से, जितना प्रोटोकॉल अलाउ करे जितना बता सकें। ये जितना मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, जितनी दिलचस्प आपकी कहानी है, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेके हो, IRS क्लियर करने पहली बार ना क्लियर हो पाने से लेके, उतना ही जो आपकी बेटर हाफ है उनकी भी कहानी उतनी ही क्या इंस्पायरेबल है और उतनी ही संघर्षपूर्ण है। तो थोड़ा सा जितना उसमें जो आप बता सके शेयर कर सकें, और थोड़ा मैम के बारे में कि वो क्या हैं, कहाँ पोस्टेड हैं, कैसे उनका। तो मैडम मेरे साथ IPS में थी पहले 2019 बैच में ही, और वहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मैम ने एग्ज़ाम फिर से दिया तो वो IAS में चली गई। अभी वो UP कैडर में ही और आगरा में जॉइंट मजिस्ट्रेट पोस्टेड है, और दिल्ली की रहने वाली है। वो डेंटिस्ट है वो प्रोफेशन से, और उनकी मदर दिल्ली पुलिस में अभी इंस्पेक्टर रैंक पे है। तो उनसे बहुत इंस्पायर्ड है, और जिस तरह इसीलिए वो भी IPS में थी पहले और अभी IAS में है। तो डेंटिस्ट मतलब मेडिकल्स की पढ़ाई BDS की, गोल्ड मेडलिस्ट है BDS की। हाँ, ये एक लाइन है उस पर कहीं मेंशन था कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि उनके मतलब IPS बनने और फिर उनकी कुछ IAS बनने को लेके कुछ ऑब्सेशन था कि मुझे IAS बनना है, और इसमें आपने अपने नौकरी मतलब आपने क्लियर करने के बाद उनको बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा ये उन्होंने कहीं कहा था, मैंने कहीं देख रहा था तो पढ़ा था। तो क्या है मतलब ये एक अच्छा दोस्त होने के नाते ये मेरा ज़रूरी था कि मैं जो भी उनको समस्याएं हैं उनमें उनके साथ रहूं, उनके जो डाउट हमको क्लियर करूं, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है इस फील्ड में। तो सभी चीज़ों में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की मदद करने की, चाहे वो इंटरव्यू हो। जब इंटरव्यू उनका था तो हम लोग उस समय IPS की ट्रेनिंग में ही थे, NPA में ही थे। उसके बाद में रिटर्न में तो कोशिश ज़रूर की मैंने मदद करने की, और जब रिज़ल्ट देखा तो हम तभी भी साथ में थे। तो
वो सब एक अच्छी यादें हैं। अच्छा, आप दोनों लोगों में कॉमन सी बात यह है कि आपने भी दो बार, एक बार मैं एक बहुत बड़े टीचर हैं, फेमस हैं, जो यूपीएससी की पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि जब रिजल्ट आता तो आदमी यही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इतना जो भी कैडर उसमें कहीं टांग दो, मतलब कहीं हो जाए। आपने भी एक बार आईआरएस निकाला, ठीक है, आपको आईपीएस बनना था, फिर आप दोबारा दिए, फिर आपने किया। मैम भी आईपीएस हो गई थी, बहुत ही एकदम मतलब टॉप लेवल की ही जॉब है उसमें, फिर उनका कुछ जिद था कि फिर वो दोबारा एग्ज़ाम दी और आईएएस बनी। तो मतलब एकदम नेचर भी सेम है या कुछ है कि मतलब कुछ जुनून कुछ अलग टाइप का है ये? मुझे लगता है जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट नहीं भी होता है, तैयारी भी करते हैं, तो जुनून तो उनमें होता ही है, क्योंकि एग्ज़ाम मुश्किल है ये। जो भी इंसान जो भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो जुनून तो उसमें है ही। कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, तो जुनून तो था ही। और जो खुद का इंस्पिरेशन होता है लाइफ में, वो बहुत काम आता है। एक चीज़ और मैं सबको बोलूँगा कि जब भी आप इंस्पिरेशन ढूंढें तो उसे खुद के अंदर से ढूंढें, तभी वो लंबा चलता है। अगर बाहर से इंस्पिरेशन देखते हैं तो कई बार इतना नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं हम सब में जुनून था, और उस जुनून की वजह से ही हम नहीं, लेकिन आदमी बाहर में आप जैसों को रोल मॉडल के तौर पर तो देखता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, रोल मॉडल देखें, लेकिन निरंतर इंस्पिरेशन आपको अंदर से लाना पड़ेगा। अगर आप बाहर से इंस्पिरेशन ढूंढेंगे तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर महीना भर उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो आपको दूसरों की बात से इंस्पायर होइए, लेकिन उस इंस्पिरेशन को अपने अंदर बैठाएं, क्योंकि हर समय आपके पास कोई इंस्पायर करने को भी नहीं होगा, हर समय आपके पास कोई वीडियो भी देखने को नहीं होगा। तो अगर आपको निरंतर आपको मोटिवेटेड रहना, तो अंदर ही आपको एक आग होनी चाहिए जिससे आप इंस्पायर हो सकें। जज्बा आपके अंदर से पैदा करना। हम लोग केवल, मैं आप इस वीडियो के सहारे या अपनी बातों से उस आग को चिंगारी दे सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आग तो आपके अंदर होनी चाहिए। आखिरी सवाल, अब तो इस 1 तारीख को आपका प्रमोशन स्केल लगा, कल पिपिंग सेरेमनी हो गई, अब आप एडिशनल एसपी हैं, फुल फ्लेज एसपी के रूप में काम देखने के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकारिक हैं। और जाते जाते या लास्ट में एक तो अपने जॉब को लेके कुछ एक माइंडसेट हर ऑफिसर का होता है। मैंने तमाम लोगों की इंटरव्यू किए हैं इस सक्सेस प्रोग्राम में, और उनका एक अपना परसेप्शन होता है। आप यूपी कैडर में हैं, यूपी क्या बोलते हैं, बड़ी इसकी पाठशाला है, मतलब कुल मिला के इस ब्यूरोक्रेसी की। तो इसके लिए क्या आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप समाज को कोई संदेश दीजिए कि बीइंग अ शक्ति मोहन अवस्थी, व्हाट यू वांट टू से सबसे पहले फॉर इन बोथ प्रोफेशन, इन योर ब्यूरोक्रेसी फील्ड एंड फॉर द यंगस्टर यूथ एंड आल्सो? सबसे पहले तो मैं, क्योंकि पुलिस की वजह से आपके सामने आज बैठा हूँ मैं, तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आप यूपी पुलिस को अपना दोस्त समझिए। पुलिस एक दोस्त की तरह होती है, और जब भी आप समस्या में हो, बेझिझक पुलिस से बात करें, पुलिस के पास आएँ, और इस बात का आश्वासन है कि आप लोग की समस्याएं दूर होंगी। अब यूपी पुलिस केवल फ़ोन से ही नहीं, अब तो ट्विटर से, ईमेल से, गोपनीय नंबरों से, बहुत तरीक़ों से आप हम तक पहुँच सकते हैं। तो आप अपनी बात ज़रूर रखें। साथ ही साथ प्रोफेशन को लेकर ये बोलूँगा कि प्रोफेशन बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है। हम लोग इंस्टेंटेनियसली किसी की मदद कर सकते हैं। लोग सबसे पहले हमारे पास आते हैं, तो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी होती है लोगों की समस्या का। लोगों के पास कोई भी समस्या होती है, पहले पुलिस के पास ही आती है। तो हमारे पास उस समस्या को समाप्त करने का सबसे पहले हम ही लोग हैं जिनके पास समस्या समाधान हो सकता है। तो उस चीज़ का हम लोगों को बहुत गर्व भी होता है, और कोशिश करते हैं कि आप लोग की जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उस पर हम खरा उतर सकें। तो ये बात बोलना चाहूँगा। ठीक है शक्ति साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सुन के अगर 1-2 बच्चा भी, कोई भी इसके इंस्पायर हुआ, तो हमारा ये प्रयास सफल रहेगा। थैंक यू सो मच। दुष्यंत कुमार साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध लाइन है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारों। शक्ति साहब इस लाइन के जीते जागते उदाहरण है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें, जो टिप्स उन्होंने दिए हैं, जो बातें कही हैं, अगर उससे इस कार्यक्रम को देख रहे हमारे इस लाखों सब्सक्राइबर्स में अगर कोई एक बच्चा भी इंस्पायर होता है, तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। और हम शक्ति साहब के आने वाले उनके कैरियर के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ रहेंगे अपनी चमक से सबको रोशन करेंगे, क्योंकि किसी रोशनी का अपना मकान नहीं होता है, जहाँ रहेगा वहीं चमक बिखेरेगा। तो बहरहाल ऐसी किसी और शख्सियत के साथ शख्सियत प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए नेशनल कवरेज। और ये खबर आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।